एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सो माय नेम इज़ आदिल एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सो आज का हमारा जिस मेडिसिन पर रिव्यू है वो है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस। मेरे हाथ में इस टाइम एमिफेनिक इंजेक्शंस हैं जो कि डाइक्लोरान की तरह के इंजेक्शंस है। इनकी कंपोजिशन, इनकी फार्मूलेशन एक ही है। डाइक्लोफेनिक इनकी फार्मूलेशन है, एक ही तरह का इनका काम है, यानी इसके यूजेस जो हैं एक ही तरह के। तो इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का है या इनकी पैकिंग का है सिर्फ। बाकी यूजेस जो हैं इनके सेम है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके इनके सेम है, डोजेज इनके सेम है और इनके जो ये कह लें कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इनके सेम ही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एमिफेनिक यानी डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस की यूजेस के बारे में बात करेंगे, यानी डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस को किस लिए यूज़ किया जाता है और बाद में इसकी बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस की ओवरडोज करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। और इसके बाद इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करेंगे कि कौन सी डिजीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसकी कुछ डिटेल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और बाद में इसकी आखिर में इसकी डोजेज के बारे में बात करेंगे। तो इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। तो आइए अगर डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस की डिटेल में बात करें तो इसके जो कंपोजिशन है, इसकी जो फार्मूलेशन है वो डाइक्लोफेनिक सोडियम है जो नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। और डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है वो इसमें 75 mg इसमें 75 मिलीग्राम इसमें पाई जाती है और ये 3 ml का एम्प्यूल है। 3 ml इसमें लिक्विड इस एम्प्यूल में पाया जाता है और ये नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है फॉर IM और IV यूज़ ओनली। सिर्फ इंट्रामस्कुलर इसे लगाया जा सकता है या इंट्रावेनस इसे, यानी दो तरीक़ों से इसे लगाया जा सकता है। फॉर IM यूज़ ओनली या IV यूज़ ओनली से लगाया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शंस को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है या कौन से पेशेंट्स पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगर डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस के यूजेस के बारे में बात करें, यानी इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे किसी भी तरह की पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी भी तरह की दर्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो चाहे ऑपरेट की दर्द हो या आपके मसल्स की दर्द हो, बोन की दर्द हो या आपके जॉइंट में दर्द हो या आपकी लेग में पेन हो, आर्म में पेन हो या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द हो या एक्सीडेंट की वजह से आपको दर्द हो, तो इसका इस्तेमाल जो है वो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का किया जा सकता है। किसी भी तरह की पेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कोई गिरने की वजह से आपको पेन हो गई हो या बैक पेन, आपको किसी भारी वज़न उठाने की वजह से आपका बैक पेन हो गई हो या आपके जॉइंट में पेन है, आपके जोड़ों में पेन है, तो इसलिए डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल किसी भी दर्द में किया जा सकता है, यानी किसी भी तरह के पेन में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो फीवर में भी किया जाता है, वो बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी और इसके बाद इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन में किया जाता है या किसी भी तरह के स्वेलिंग में किया जाता है। स्वेलिंग इस तरह की हो सकती है कि दर्द की वजह से आपको स्वेलिंग हो, आपके गिरने की वजह से जो चोट आई हो और उस पर स्वेलिंग आ गई हो, या वैसे भी आपकी चोट पर स्वेलिंग आ सकती है, तो उसके लिए डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का इस्तेमाल बैक पेन में किया जाता है। बैक पेन इस तरह से आपको हो सकती है कि भारी वज़न उठाने की वजह से, ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से आपको जो है वो बैक पेन हो सकती है, या वैसे भी आपको ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा ओवर काम करने की वजह से आपको बैक पेन ज़्यादा हो सकती है। बहुत ज़्यादा बैक पेन जो होती है उसमें डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस में किया जाता है या आर्थराइटिस में किया जाता है या रिहमेटेड आर्थराइटिस में किया जाता है। ये गठिया की बीमारी है, तीनों ये गठिया की बीमारी है जिसमें जॉइंट जो हैं वो आपके इन्फ्लेमेशन जिनमें पैदा हो जाती है जॉइंट में, या आपके जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पाँव काम नहीं करते। ये ऐसी सिचुएशन है तीनों, ऑस्टियो आर्थराइटिस या रिहमेटेड आर्थराइटिस या वैसे ही आर्थराइटिस, ये गठिया की बीमारी है तीनों। और इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो प्री और पोस्ट ऑपरेट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑपरेशन से पहले किसी दर्द में या ऑपरेशन के बाद किसी दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या स्टिच पेन की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्टिचिंग के बाद यानी जो पेन होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या माइनर सर्जरी के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो बोन पेन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी हड्डियों के दर्द में इसका इस्तेमाल जो है, दर्द को रोकने में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो है
इसके बाद इसका इस्तेमाल मसल्स पेन में इस्तेमाल किया जाता है, हेडेक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है उसमें डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल सर दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मली इसका यूज़ भी किया जाता है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो किडनी पेन में किया जाता है, यानी गुर्दे की दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुर्दे की दर्द बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है, उसमें डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का बहुत अहम किरदार है, जो है उसको उस दर्द को रोकने में इस डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का बहुत अहम किरदार है, बहुत मौसर है उस दर्द को रोकने में, बहुत ज़्यादा जल्दी ये जो है वो उस दर्द को कवर कर देती है। और इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो PMS सिंड्रोम में किया जाता है, यानी माइंसेस पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे PMS सिंड्रोम ऐसी सिचुएशन है जिसमें ज़्यादा आपको माइंसेस आते वक्त कमर में दर्द, उल्टी क्या या ऐसा कुछ महसूस होता है, आपकी टांगें दर्द करती हैं, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, या ऐसा कोई चक्कर घबराहट होती है आपको माइंसेस आते वक्त, या बहुत ज़्यादा कमर दर्द होती है या हल्की हल्की होती ही रहती है, मुसलसल होने की वजह से जो है वो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो मौसर है वो, यानी बहुत ज़्यादा ये अफाका देती है PMS सिंड्रोम में। तो अगर डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, यानी इसके ओवरडोज करने से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, या इसका रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको डिजीनेस हो सकती है। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट जो है वो हल्के से बेहोशी महसूस करता है, अपने आप को हल्का सा बेहोश महसूस करता है, तो आपको डिजीनेस हो सकती है। उसके बाद आपको वर्टिगो हो सकती है, यानी आपको चक्कर वगैरह आ सकता है, ज़ोरदार चक्कर आ सकता है। उसके बाद जो है आँखों के आगे अंधेरा भी आ सकता है। उसके बाद आपको ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी थकावट हो सकती है, जिस्म बेजान हो सकता है, नोज़िया हो सकती है, यानी जो है वो कै वगैरह हो सकती है, उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, यानी उसके बाद आपको एनोरेक्सिया हो सकती है, यानी ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को जो है वो भूख बिल्कुल नहीं लगती, तो आपको एनोरेक्सिया हो सकता है। स्किन रैश हो सकती हैं, आपकी जो है वो जिल्द पर वो लाल सुर्ख धब्बे हो सकते हैं, यानी रैश हो सकते हैं, जिस तरह के रैश होते हैं स्किन पर लाल लाल से धब्बे होते हैं, तो वो आपको हो सकते हैं। इसके बाद डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, उसमें आपकी हेयरिंग लॉस हो सकती है, यानी आपकी सुनने की जो हिस्स है वो कमज़ोर हो सकती है। उसके बाद जो है वो विजन डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी ये ऐसे सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को कम दिखता है, कम दिखना हो सकता है आपको इसके रोज़ाना के इस्तेमाल से। उसके बाद आपको डायरिया हो सकता है, यानी लूज़ मोशन स्टार्ट हो सकते हैं फौरी तौर पर, इससे लगवाने से लूज़ मोशन स्टार्ट हो सकते हैं, 2-3 घंटा बाद भी स्टार्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके स्टूल से ब्लड भी आ सकता है, यानी आपके पखाने से ब्लड भी आ सकता है, पखाने के साथ आपको खून भी आ सकता है इसको लगवाने से। तो बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कौन से पेशेंट्स जो हैं वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल कौन से पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर डाइक्लोफेनिक सोडियम की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो इससे दमा के पेशेंट, जो अस्थमा के पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल अस्थमा के पेशेंट्स नहीं कर सकते। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैदे के जो पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी के जो पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी जिन लोगों को काफ़ी एलर्जी वगैरह होती है, किसी धुएँ से एलर्जी होती है, मिट्टी से एलर्जी होती है, या ऐसा उन्हें सांस का मसला होता है, तो इसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, बहुत कम ही इसे, ख़ासकर पहले 3-4 माह में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता बिल्कुल भी। तो बात करते हैं डाइक्लोफेनिक सोडियम की डोजेस के बारे में। तो अगर इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसे दिन में 1 मरतबा लगाया जा सकता है और 5 से 7 दिन लगातार इसे लगाया जाता है। 5 से 7 दिन से अबव इसे नहीं लगाया जाता। तो अगर आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।